पूरे उपमहाद्वीप की बदली हुई किस्मत। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और गहरी कहानी की शुरुआत है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें उस भारत को देखना होगा जो अंग्रेजी हुकूमत के आने से पहले था। एक ऐसी दुनिया जो सचमुच हाथों से बुनी हुई थी। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले का भारत कोई एक देश नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा जिंदादिल उपमहाद्वीप था। यहाँ तुर्क, अफगान, मुगल, न जाने कितनी संस्कृतियां सदियों से एक दूसरे में घुल मिल रही थी, और इसी मेल जोल ने एक बहुत ही अनोखा और समृद्ध समाज बनाया था। और बात जब अर्थव्यवस्था की हो तो उस वक्त भारत एक सुपर पावर था। पूरी दुनिया में हमारे यहाँ के कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल का बोलबाला था। हमारे हाथ से बने उद्योग फल फूल रहे थे। मतलब उस समय भारत दुनिया के लिए सामान बनाता था, दुनिया से खरीदता नहीं था। हम एक ग्लोबल एक्सपोर्टर थे। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। भारत से हजारों मील दूर इंग्लैंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति की, वो क्रांति जो एक बहुत बड़े साम्राज्य का इंजन बनने वाली थी। इस तस्वीर में आपको वो बदलाव साफ दिखेगा। एक तरफ है भारत का पारंपरिक करघा, हुनर, कला और मेहनत का प्रतीक, और दूसरी तरफ है इंग्लैंड की एक फैक्ट्री जहां मशीनें धड़ाधड़ काम कर रही हैं। 18वीं सदी में जो ये औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, उसने सामान बनाने के तरीके को जड़ से बदल दिया। हाथ के काम की जगह अब मशीनें ले रही थीं। और ये जो नई ताकत थी, ये सिर्फ इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं रही। इसकी आग धीरे धीरे पूरे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। और इसके साथ ही शुरू हुई एक नई तरह की होड़, संसाधनों और नए बाजारों पर कब्जा करने की होड़। इसी होड़ ने एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिया जिसे हम इंपीरियल फ्लाईव्हील कह सकते हैं, यानी मुनाफे और ताकत का एक ऐसा पहिया जो घूमता ही रहता था। इसका पहला कदम था प्रोडक्शन में जबरदस्त इजाफा। मशीनें इतना ज्यादा और इतना सस्ता माल बनाने लगीं कि हाथ से बना सामान उनके सामने टिक ही नहीं पाया। लेकिन जब इतना सारा सामान बन गया तो फ्लाईव्हील का दूसरा स्टेप सामने आया। इंग्लैंड के अपने बाजार तो भर चुके थे, अब उन्हें इस सामान को बेचने के लिए नए बाजारों की सख्त जरूरत थी। और यहीं से शुरू हुआ तीसरा कदम, होड़। अब यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थीं, वो दूसरे देशों पर कब्जा करने लगीं, उन्हें अपनी कॉलोनी बनाने लगीं, ताकि उन्हें अपनी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल भी मिले और अपना बना हुआ सामान बेचने के लिए एक तैयार बाजार भी। और इस फ्लाईव्हील का आखिरी और सबसे खतरनाक कदम था आयात बंद करना। अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इंग्लैंड ने बाहर से सामान मंगाना ही बंद कर दिया, और इसमें वो भारतीय कपड़े भी शामिल थे जो कभी पूरी दुनिया में मशहूर थे। इस एक कदम ने सीधा सीधा भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। तो इस इंपीरियल फ्लाईव्हील का नतीजा क्या हुआ? भारत के लिए ये एक तबाही थी। अगले हिस्से में हम यही देखेंगे कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर एक गुलाम बाजार बनकर रह गया। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, ये एक बहुत धीमी और सोची समझी प्रक्रिया थी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। कुछ ही सालों में उन्होंने जहांगीर से व्यापार करने की इजाजत ले ली। करीब 100 साल बाद फर्रुखसियर ने उन्हें और भी छूट दे दी, और फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद वो व्यापारी से शासक बन गए। सिर्फ 150 साल में सब कुछ बदल गया। इसी पूरी प्रक्रिया को हम उपनिवेशवाद या कोलोनाइजेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जब एक ताकतवर देश दूसरे देश पर अपना कंट्रोल जमा लेता है और फिर वहां के समाज, सियासत और अर्थव्यवस्था को अपने फायदे के लिए बदल देता है। और इसका नतीजा विनाशकारी। पहले देखिए, भारत जो कपास और रेशम का इतना बड़ा निर्यातक था, वो अब इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में बने कपड़े खरीदने पर मजबूर हो गया। हमारे अपने पारंपरिक उद्योग पूरी तरह से तबाह हो गए। इसी को डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, यानी देश के उद्योगों का खत्म हो जाना। और ये सब करने के लिए अंग्रेजों ने एक बहुत ही चालाक सिस्टम बनाया, जिसे हम कह सकते हैं मशीनरी ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी शोषण का एक पूरा तंत्र। उन्होंने ऐसे कानून और ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जिसका एक ही मकसद था, भारत के संसाधनों को कानूनी तरीके से निचोड़ना। और ये लगभग 200 साल तक चलता रहा। लेकिन इतिहास कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां दमन और शोषण के हथियार ही एक नई चेतना, एक नई एकता के बीज बोने वाले थे। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह हुआ। हालांकि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, पर यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश राजघराने के हाथ में चला गया। और इस दमन का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
जुल्म और गुलामी के इस साझे दर्द ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों के बीच एक नई भावना जगाई, राष्ट्रवाद। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि वो सब एक हैं। अपने देश, अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति से प्यार का ये एहसास ही राष्ट्रवाद था। और यही वो भावना थी जिसने हमारी पूरी कहानी के अंजाम की नींव रखी। अब हम आखिरी हिस्से में देखेंगे कि कैसे एक साझा दुख और संघर्ष ने एक राष्ट्र को जन्म दिया, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस पूरी कहानी का निचोड़ आप इस एक स्लाइड से समझ सकते हैं। थीसिस यानी भारत की अपनी विविध और मजबूत अर्थव्यवस्था, एंटीथीसिस यानी अंग्रेजों का शोषण करने वाला सिस्टम जिसने उस अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, और सिंथेसिस यानी इसी तबाही और दमन के साझे अनुभव ने अनजाने में ही भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ दिया। और राष्ट्रवाद की इसी नई आग ने एक ऐसी लहर पैदा की जिसने आखिरकार उस औपनिवेशिक सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या इतिहास हमेशा अनचाहे परिणामों से ही बनता है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। हम सब ने स्कूल में राजाओं की लड़ाइयों और उनके जन्म की तारीखें रटी हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या इतिहास बस इतना ही है? असल कहानी तो इससे कई ज्यादा दिलचस्प और गहरी है। जैसे एक आसान सा सवाल लेते हैं, हम भारतीयों ने चाय पीना कब शुरू किया? क्या इसकी कोई एक फिक्स डेट है? नहीं, राइट? इसका कोई एक दिन नहीं बता सकते। ये तो एक आदत थी, एक कल्चर था जो धीरे धीरे हमारे समाज में आया। तो फिर सवाल उठता है कि ये तारीखों का ऑब्सेशन आया कहाँ से? इसकी वजह यह है कि पुराने ज़माने के जो इतिहासकार थे ना, उनका पूरा फोकस राजा महाराजाओं की ज़िंदगी पर होता था। उनकी लड़ाइयाँ, उनकी शादियाँ, वो कब गद्दी पर बैठे, इन सब चीज़ों की एक पक्की तारीख होती थी। और जाहिर है, इसे लिखना और याद रखना बहुत आसान। तो ये जो तारीखों पर इतना जोर था, इसने हमारी इतिहास की समझ को कैसे बदला? इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखते हैं। ये कहानी है कि अंग्रेज़ों ने इंडिया को कैसे देखा, कैसे समझा और कैसे उसे डिफाइन किया। पता है, जब अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे तो इंडिया का मतलब वो नहीं था जो आज है। उस वक्त का इंडिया बहुत बहुत बड़ा था। इसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं थी। आज के जो हमारे कई पड़ोसी देश हैं वो भी उसी इंडिया का हिस्सा माने जाते थे। जरा इस मैप को देखिए, ये आपको अंदाजा देगा कि ब्रिटिश इंडिया असल में कितना बड़ा था। एक बहुत ही विशाल और बहुत डाइवर्स इलाका। आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब इसी में था। अब आप सोचकर देखें, इतने बड़े और कॉम्प्लिकेटेड इलाके को मैनेज करना, उस पर हुकूमत करना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। तो अंग्रेज़ों ने ये चैलेंज कैसे फेस किया? उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए क्या किया? उनका सॉल्यूशन बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत पावरफुल, और वो था सब कुछ लिखो, रिकॉर्ड एवरीथिंग। अंग्रेज़ों का ये मानना था कि शासन करने का सही तरीका लिखना है। उनके लिए लिखी हुई चीज़ पत्थर की लकीर थी। उनका मानना था कि हर एक इंस्ट्रक्शन, हर प्लान, हर पॉलिसी, हर छोटी बड़ी चीज़ को केयरफुली लिखा जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में उसे रेफर किया जा सके, उस पर डिबेट हो सके। और उन्होंने इसके लिए एक पूरा सिस्टम बना दिया। सबसे पहले तो उन्होंने लिखने का एक कल्चर बनाया, अ कल्चर ऑफ राइटिंग। दूसरा, हर गवर्नमेंट ऑफिस के साथ एक रिकॉर्ड रूम जुड़ा होता था जहां सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी था, उन्होंने सर्विस पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि अगर किसी देश पर राज करना है तो उसे अच्छी तरह जानना ज़रूरी है। और ये कोई छोटे मोटे सर्वेज नहीं थे, माइंड यू, हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े डिटेल्ड सर्वेज की। उन्होंने बॉटैनिकल सर्वेज किए, जूलॉजिकल सर्वेज किए, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वेज, मतलब हर चीज़ को नापा, तौला और लिखा। यहाँ तक कि हर 10 साल में सेंसस यानी जनगणना भी करवाते थे ताकि देश का एक एक हिसाब उनके पास हो। लेकिन इतनी सारी लिखा पढ़ी, इतनी सारे रिकॉर्ड्स के बावजूद एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो इस ऑफिशियल स्टोरी से गायब थी। और यहीं से कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। क्या था वो जो छूट रहा था? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बहुत वैल्यूएबल हैं। ये हमें बताते हैं कि उस वक्त के रूलर्स क्या सोचते थे, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या थीं, वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे, है ना? लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है, सिक्के का सिर्फ एक साइड। तो दूसरा पहलू क्या था? वो था इस देश के आम लोगों का। इन रिकॉर्ड्स में ये तो है कि अफसरों ने क्या सोचा, पर यह कहीं नहीं है कि देश के बाकी लोगों ने क्या महसूस किया। उनकी जिंदगी कैसी थी, उनके स्ट्रगल क्या थे, उनके सपने क्या थे, ये सब इन सरकारी फाइलों से गायब था। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है ऑफिशियल स्टोरी, प्लान्स, पॉलिसीज, अग्रीमेंट्स जो सरकार की नज़र से है, और दूसरी तरफ है मिसिंग स्टोरी,
आम लोगों की रोजी रोटी, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस, वो कोई काम क्यों कर रहे थे, इसके पीछे की वजह, ये सब गायब है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इतिहास के इस दूसरे मिसिंग हिस्से को कैसे जानें, उन आवाज़ों को कैसे सुने जो कहीं दब गईं, खो गईं। इसका जवाब सिंपल है। अगर हमें आम लोगों की जिंदगी को समझना है तो हमें इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बाहर झांकना होगा, हमें दूसरे सोर्सेस को खोजना होगा। और अच्छी बात यह है कि ऐसे सोर्सेस की कोई कमी नहीं है और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। लोगों की पर्सनल डायरीज, जो तीर्थयात्री या ट्रैवलर यहाँ आए उनके लिखे हुए अकाउंट्स, बड़ी बड़ी हस्तियों की ऑटोबायोग्राफीज, यहाँ तक कि बाजारों में बिकने वाली छोटी छोटी किताबें, अखबार, कविताएं, नॉवल, ये सब हमें उस जमाने की आम जिंदगी की एक झलक देते हैं। तो आखिर में बात यह है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो लिखा गया, बल्कि वो भी है जो लिखने से रह गया। ये सिर्फ याद रखी गई चीज़ों की कहानी नहीं है, बल्कि भुलाई गई चीज़ों की भी कहानी है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, आज के दौर में हम किसकी कहानियों को मिस कर रहे हैं, किसकी आवाज़ है जो हम तक नहीं पहुँच पा रही।